जय हिंद दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें एआईएमआईएम पार्टी 24 सीट पर मुसलमानों को उसका हक दिलाने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस 24 सीट पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, उसमें से 13 सीट पे पहले से मुसलमान विधायक जीते हुए हैं। अब जब एमआईएम पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी तो ना ये जीत पाएंगे, ना वो 13 मुसलमान विधायक दोबारा से विधायक बन पाएंगे। तो मुसलमान विधायक को हरा के आप जो मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, ये कौन सा लौड़े का इंसाफ है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आपको अगर 24 सीट पे चुनाव लड़ना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 24 सीट पे डायरेक्ट मुसलमानों की गांड मारिए। लेकिन 219 सीट पे आप गठबंधन करके मुसलमानों को पेलने की क्या ज़रूरत है? आप गठबंधन करते हैं किसके साथ? रालोसपा के साथ गठबंधन करके उसको 104 सीट दे रहे हैं, जिसका एक भी विधायक या एक भी सांसद बिहार में नहीं है। बसपा को गठबंधन करके आप 80 सीट दे रहे हैं, उसका एक भी विधायक या एक भी सांसद बिहार में नहीं है। आप जेएसडी को, कौन सा पार्टी है, हम तो नाम पहली बार सुने जब गठबंधन में शामिल हुआ, उसको आप 25 सीट दे रहे हैं। बाकी 2 पार्टी और है, उसका तो हमको नाम भी याद नहीं है, उसको 5-5 सीट आप दिए हैं। इन लोगों को आप गठबंधन में शामिल करके नाम रखे हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का, और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इन सब के कैंडिडेट को भी वोट देना चाहिए। इससे मुसलमान वोट का बंटवारा नहीं होगा तो और क्या होगा। लेकिन इसके पीछे भी आप ये तर्क देते हैं कि तुम राजद या कांग्रेस को वोट मत दो, क्योंकि इसका विधायक बीजेपी में जाके शामिल हो जाता है। अरे चचा, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस या राजद का विधायक बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके पास 50 विधायक है, तो मंत्री पद के लालच में 5 विधायक को उठा के बीजेपी में ले जाया जा सकता है। लेकिन आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, रालोसपा के साथ, वो तो पहले से बीजेपी में शामिल थी। और अगर बीजेपी को 5 विधायक की ज़रूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, और रालोसपा के पास 5-6 विधायक अगर हो जाता है, तो ये सीधे पूरा पार्टी समेत बीजेपी में शामिल हो जाएगा। और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस या राजद का विधायक चला जाता है। आपको कांग्रेस के या राजद के विधायक जाने से इतना दिक्कत होता है, लेकिन जिस पार्टी को आप शामिल किए गठबंधन में, वो तो पूरा पार्टी चला जाएगा बीजेपी में। तब आप क्या करिएगा? तब आप ये कहिएगा, एक बयान दे के अपना पल्ला झाड़ लीजिएगा। लेकिन आपके बयान से क्या होगा? यहाँ पे सीधे सीधे मुसलमानों का नुकसान होगा। तो आपको अगर मुसलमानों को उसका हक दिलाना था, इंसाफ दिलाना था, तो आप सही नीति के साथ चुनाव लड़ते। आप 24 नहीं 30 सीट पे चुनाव लड़ते, और आप अकेले चुनाव लड़ते। आपको किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपका 15 सीट भी आ जाता ना, तो उससे होता ये कि राजद को अगर 5-10 सीट की ज़रूरत पड़ती, तो वो आपको दौड़ के गठबंधन में शामिल करता और मंत्री पद के साथ शामिल करता। लेकिन आपने क्या किया? आपने पूरे के पूरे 243 सीट पे कैंडिडेट उतारे। 24 सीट पे तो खुद जर मार रहे हैं, बाकी 219 सीट पे गठबंधन के जरिए जर मरवा रहे हैं आप मुसलमान का, और बात कर रहे हैं कि हमको मुसलमानों को इंसाफ देना है। और किस मुद्दे पे आप वोट मांग रहे हैं? बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के जो हैं, आप ये देख लीजिए वो किस मुद्दे पे मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। आप बताओ, सब कोई अवेशी से मोहब्बत करते हो कि नहीं? अवेशी की जब तकरीर सुनते हो, तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं? चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे एनपीआर का मसला हो, चाहे कुरान पर हमले का मसला हो, तो तुम्हारी आवाज को अगर जिस शख्स ने उठाया है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अब ये मत समझ लेना अब्दुल ईमान कौन है, सायम कौन है, कौन है मौलाना गुलाम रब्बानी, कौन है अफरोज, ये मत देखना, बल्कि हक के सैदाइयों ये कहना कि हम अपना एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर देने जा रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान ये कह रहे हैं कि सीएनआरसी का मामला हो या 3 तलाक का मामला हो, ओवैसी साहब ही मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसलिए मुसलमानों को उन्हें ही वोट देना चाहिए। तो थोड़ा याद दिला दें कि सीएनआरसी के मामले में पप्पू यादव भी विरोध कर रहे थे, लालू यादव के बेटे भी विरोध कर रहे थे, तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर रावण भी विरोध कर रहे थे, और भी बहुत सारी पार्टी है जो सीएनआरसी का विरोध कर रहे थे। और आज वो सारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कोई भी इसे मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। कोई भी मुसलमानों से ये नहीं कह रहा है कि हम सीएनआरसी के विरोध में हम तुम्हारे साथ थे तो हमको वोट दो। ये काम सिर्फ और सिर्फ एमआईएम कर रहा है। ये कितना बड़ा चूतिया वाला हरकत है, ये आप सोच सकते हैं। अगर मुसलमान सीएनआरसी के विरोध के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को वोट देंगे, तो कल होके अगर सीएनआरसी का मामला तुल पकड़ता है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्यों मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे? इनको तो पता है कि मुसलमान हमको वोट देंगे नहीं, तो इसका छोड़ो, इसको अकेले मरने दो। आप हर पार्टी का सपोर्ट कीजिए, हर पार्टी आपके साथ है। और अगर कोई ये कह रहा है कि मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब है, तो आपको भ्रमित किया जा रहा है। और ओवैसी साहब की रणनीति तो आप देख ही चुके हैं। ये कहते हैं कि मुसलमानों को हम इंसाफ दिलाएंगे, और जिस 24 सीट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 13 सीट पे पहले से मुसलमान विधायक जीते हुए हैं। आप इसको याद रखिएगा कि वो 13 विधायक में से किस्मत से अगर 1-2 विधायक बन गए तो बन गए, बाकी के सारे विधायक हार जाएंगे। मुसलमानों को, विधायकों को हराया जा रहा है, और इनडायरेक्टली
219 सीट पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीए एनआरसी के मामले में मुसलमानों को गोलबंद किया जा रहा है। अगर मुसलमान इस चीज़ को नहीं समझे और आंख बंद करके अगर एक तरफ अगर झुकते हैं किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, तो बाकी जो 5-10 पॉलिटिकल पार्टी है जो हर मामले में मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, वो मुसलमानों को अकेले छोड़ देंगे। तो आपको इस चीज़ को समझना है और जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो ये जज्बात में चले जाते हैं कि ओवैसी साहब ने बिल फाड़ दिया तो ये शेर हिंद है, तो ये है, बहुत सारा खिताब दे देते हैं। आप पता कीजिए, आज़ादी के बाद से अब तक लोकसभा में 100 बिल फाड़ा गया है, लेकिन उसको मुद्दा बना के आज तक कभी वोट नहीं मांगा गया। और बिल फाड़ना कौन सा बड़ा बात है भाई? सड़क पे जो आम नागरिक है वो पुलिस से अपना गांव फड़वाया, ये कोई मुद्दा नहीं है। जाके आप उसको वोट दे दीजिए, आप उसको सांसद में खड़ा कर दीजिए। बिल फाड़ना इतना बड़ा मुद्दा हो गया आपके लिए। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है। इसलिए आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और अगर कोई भी आपको पोलराइज करने की कोशिश करता है, मुसलमान के नाम पे या सीए एनआरसी या 3 तलाक का मुद्दा बनाकर आपसे वोट मांगने की कोशिश करता है, तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहिए, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आखिर में आप सबसे बस यही कहेंगे कि आप कोरोना के रोग और चूतिया लोग से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप भाई के यूट्यूब चैनल वली अहमद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चुतिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, पब्लिक को चुतिया बनाई तूने, पब्लिक को चुतिया बनाई। चुतिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, पब्लिक को चुतिया बनाई।